देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। देहरादून में कल का तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि आज भी मैदानी जिलों में राहत की कोई भी उम्मीद नहीं है, जबकि 1 और 2 जून को आंधी तूफान और तेज हवाओं के साथ में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, तो पहाड़ों में भी हल्की बारिश से राहत मिल सकती है। वहीं प्रचंड गर्मी में लोगों को भी एहतियात बरतने को कहा गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि जरूरी ना हो तो दोपहर में बाहर निकलने से बचें, तो फास्ट फूड, बासी खाना खाने से बचें, जबकि पानी पीने के साथ में सीजनल फल जरूर खाएं, क्योंकि ज्यादा गर्मी से डिहाइड्रेशन, बुखार हो सकता है। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है और भारी भीड़ के बाद में बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को लेटर लिखा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 10 जून तक चारधाम यात्रा में वीवीआईपी के नहीं आने की बात कही है। साथ ही सभी राज्यों के अफसरों से भी चारधाम यात्रा को टालने के लिए कहा गया। उत्तराखंड में हर रोज चारधाम यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है और इस साल हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है, जिसमें व्यवस्थाएं बनाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी मुख्य सचिवों को लेटर लिखा है और कहा है कि अभी कुछ दिन तक वीवीआईपी दर्शन करने न आए। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और चारों धामों में अभी तक 13.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। यहां अभी तक करीब 6.5 लाख भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ में अभी तक 3,20,000 यात्री पहुंचे हैं। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम में 2,50,000 और गंगोत्री धाम में 2,43,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं और चारधाम यात्रा में पहुंच रहे यात्रियों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी में होटल एसोसिएशन ने आज हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद में होटल कारोबारियों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया। दरअसल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे शुरुआती दिनों में भारी समस्या हुई, जिसके बाद में प्रशासन ने धाम में भीड़ कम करने के लिए यात्रियों को जगह जगह रोकने का काम किया था, जिससे धाम में भीड़ तो कम हुई, लेकिन होटल कारोबारी नाराज हो गए। कारोबारियों ने तर्क दिया है कि ऐसा करने से उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। वहीं होटल एसोसिएशन ने ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जल्द खोलने की मांग की है। और ज्यादा जानकारी के साथ में उत्तरकाशी से बलवीर परमार जुड़ गए हैं। बलवीर, क्या अपडेट है चारधाम यात्रा को लेकर, क्योंकि कल हड़ताल की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद में हड़ताल को टाल दिया गया। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? क्या उम्मीद है कि जल्दी अब ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकते हैं? बिल्कुल, प्रशासन द्वारा इनके साथ बैठक की गई, होटल एसोसिएशन और बाकी जो यूनियन है उनके साथ बैठक की गई, जिसके बाद फैसला लिया गया है कि जो धरना इनके द्वारा किया जा रहा था उसको स्थगित कर दिया गया है। और प्रशासन ने 3 से 4 हजार जो यात्री पर डे दोनों धामों में जा सकेंगे उसकी संतुष्टि शासन को भेज दी है। और इसके अलावा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की मांग कर रहे हैं उसके लिए भी पत्र डीएम स्तर से भेजा जाएगा। और जगह जगह जिस तरह से यात्रियों को रोका जा रहा था उस पर भी सहमति बनी है, जगह जगह नहीं रोका जाएगा, उस पे एसपी उत्तरकाशी ने अपना बयान दिया है। तो कह सकते हैं कि जो इनकी मांगे थी लगभग मान ली गई है, पर जिस तरह से दोनों धामों में बड़ी संख्या में जो यात्री पहुंच रहे हैं, खासकर अगर हम बात करें पिछले 21 दिन की, तो 4,93,000 यात्री से ज्यादा यात्री दोनों धामों में दर्शन कर चुके हैं। तो कह सकते हैं कि जो यमुनोत्री धाम है उसमें 2,50,000 यात्री पहुंचे हैं, जो गंगोत्री धाम की अपेक्षा रिकॉर्ड यात्री है। और जिस तरह से शुरुआती 2 दिन में होच पोच की स्थिति देखने को मिली थी, और खुद जब सीएम ने संज्ञान लिया, खुद जिलाधिकारी और जो एसपी उत्तरकाशी को मौके पे रात दिन डटना पड़ा, तब जाके हालात सामान्य हुए। अब जाके फिर से बड़ी संख्या में यात्री जब पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने नियंत्रित करते हुए यात्रा को दिखा, जिसको लेके जो होटल व्यवसाय थे वो नाराज थे और आंदोलन की बात कर रहे थे। पर बैठक करके एक बार फिर से प्रशासन से इनकी बात हुई है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है, जिसके बाद
इन्होंने अपना आंदोलन समाप्त किया है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बड़ी संख्या में यात्री दोनों धामों में पहुंच रहे हैं और अव्यवस्थाएं फैल रही है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इनकी मांगे हैं होटल व्यवसाय की कि जो यात्री है उन्हें छोड़ा जाए और बड़ी संख्या में भेजा जाए, तो जो बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसको लेके जो प्रशासन है, जो शासन है, लगातार अलर्ट मूड पे है और सीमित संख्या पे फोकस किए हुए है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया बलवीर आपका। और देहरादून से खबर है, जहां पर बिल्डर सत्येंद्र साहनी सुसाइड केस में देहरादून के एसएसपी ने ईडी को लेटर भेजा है और शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका भी जताई है। सुसाइड से पहले साहनी की शिकायत में कुछ शेल कंपनियों का नाम भी आया था और कंपनियों के खाते में अलग अलग तरीके से पुलिस को ट्रांजैक्शन भी मिले थे। साउथ अफ्रीका वाले गुप्ता बंधु और साथ ही उनके परिवार का भी खातों में संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिला है। सुसाइड केस में गुप्ता बंधु अजय गुप्ता और साथ ही अनिल गुप्ता आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद है। बिल्डर सत्येंद्र साहनी की आत्महत्या के मामले में आरोपी कुख्यात गुप्ता ब्रदर्स के घर पर पुलिस ने रेड की और पुलिस टीम ने गुप्ता बंधुओं के घर पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की तलाश की है और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर और साथ ही जरूरी दस्तावेजों को पुलिस टीम ने साथ में ले लिया है। गुप्ता ब्रदर्स के घर पर मौजूद परिवार वालों से भी पुलिस पूछताछ करने पहुंची और गुप्ता ब्रदर्स वही हैं जिन पर साउथ अफ्रीका में अरबों के घोटाले का आरोप लगा है और देहरादून में बिल्डर सत्येंद्र साहनी को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप इन दोनों पर है। चक्राता में लव जिहाद का मामला सामने आया। चक्राता समीम डाकरा गांव के साहिल खान 14 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया, जिसके बाद में पूरे इलाके में आक्रोश बढ़ गया है और थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मामले को बढ़ता देखकर महिलाएं लड़की को लेकर थाने पहुंच गई। वहीं लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़की को भगाने में आरोपी साहिल के माता पिता का भी हाथ है। दूसरी ओर व्यापार संघ ने लव जिहाद के खिलाफ आज बाजार बंद रखने का ऐलान किया है और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आज आप हमारी जॉन साहब की बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी, उसको यहाँ से भगाया गया और सुबह लोगों ने तत्परता दिखाते हुए हमारे राकेश भाई उत्तराखंडी ये भी आए हैं, तो पुलिस ने कंप्लेन करी तो लड़की तो अभी वापस आ गई है, बाकी लड़का शायद पुलिस की कस्टडी में होगी। ये जो लड़का है जिसको नामजद किया गया है इस मामले में, ये लड़का है, इसकी उम्र लगभग 23 साल और जो लड़की है वो नाबालिग है। तो ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। 4 जून को मतगणना होनी है और उत्तराखंड की 5 सीटों में सबसे पहले किस सीट का परिणाम सामने आएगा और किस सीट के परिणाम जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। किस जिले में सबसे ज्यादा काउंटिंग टेबल होंगी, ये सब जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारी। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए 4 जून को 13 जिलों में मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्ट बैलेट की गिनती शुरू होगी और फिर 8:30 बजे से ईवीएम का खुलना शुरू होगा। उत्तराखंड में 93,000 सर्विस वोटर हैं, जिनमें सबसे अधिक पौड़ी जिले में 34,000 वोटर्स हैं। उसके बाद अल्मोड़ा जिले का नंबर आता है, जहां 29,000 सर्विस वोटर हैं। आयोग को अभी तक 57% पोस्टल बैलेट प्राप्त हो चुके हैं। पौड़ी में सबसे अधिक पोस्टल बैलेट वोट होने के कारण आयोग का अनुमान है कि सबसे लेट में पौड़ी का परिणाम आ सकता है, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया जटिल होने की वजह से इसमें समय लग सकता है। यहाँ टेबल कम होने के कारण सबसे ज्यादा 23 राउंड में मतगणना होगी। सबसे पहले टिहरी सीट का परिणाम आने की संभावना है, क्योंकि इसकी गणना 3 जिलों में होगी। क्योंकि हरिद्वार और गढ़वाल ये दोनों हमारा थोड़ा डिले हो सकता है,
बाकी मुझे लगता है कि सबसे पहले अल्मोड़ा, क्योंकि वहां पर पोस्टल बैलेट ज्यादा है, थोड़ा डिले आ जाएगा, सो टेरी गढ़वाल पहला आने की संभावना है। आयोग ने काउंटिंग में लगने वाले कार्मिकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है। पॉलिटिकल पर्पस के साथ आयोग इसी हफ्ते मीटिंग कर उन्हें पूरी प्रक्रिया समझा चुका है। लोकसभा सीट की मतगणना विधानसभा वार शुरू होगी। काउंटिंग के लिए देहरादून में सबसे अधिक 140 टेबल लगेगी, जिसमें 17 राउंड में मतगणना पूरी होगी। उधम सिंह नगर में 126 टेबल लगाई जाएंगी, जिसमें 15 राउंड में मतगणना होगी। चमोली और पौड़ी में 15-15 राउंड, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में 14-14 राउंड, नैनीताल, अल्मोड़ा में 16-16 राउंड में मतगणना पूरी होगी। उत्तरकाशी में 19, पिथौरागढ़ में 11 तो चंपावत में 13 राउंड में मतगणना होगी। 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 91 हमने काउंटिंग हॉल्स लगाए हैं और उसमें मेज जैसा टेबल की संख्या है लगभग 884 टेबल्स की हमने वहां पर इंतजाम किया है और हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप में काउंटिंग खत्म करें। लगभग 1 बजे 2 बजे तक हम रिजल्ट देने की पोजीशन में रहे। कुल मिलाकर लोकसभा की 5 सीटों के लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों में मतगणना होगी। प्रदेश भर में इसके लिए 91 हॉल में 884 टेबल की व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि दोपहर 2 बजे तक लगभग सभी सीटों का परिणाम घोषित हो जाएगा और शाम 4 बजे तक विनिंग कैंडिडेट को परिणाम पत्र सौंप दिए जाएंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। गुरुवार को कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल मुलाकात करने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत के घर पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच में करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई। लोकसभा चुनाव में इस बार हरीश रावत हरिद्वार सीट को छोड़कर कहीं प्रचार में नहीं गए, तो इस दौरान दोनों नेताओं की कोई मुलाकात नहीं हुई है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि हरीश रावत सबसे सीनियर नेता हैं और काउंटिंग से पहले वो हरीश रावत मार्गदर्शन लेने आए हैं। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, तो उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। तो आज मैं उनसे मिलने आया तो अच्छी बात है, सभी से मुलाकात होती रहती है। अब चूंकि मैं काउंटिंग के तैयारियों के संबंध में आगे जा रहा हूं, मतलब गढ़वाल जा रहा हूं, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि रावत जी से मिलता हुआ चलूं। नैनीताल में झील बचाने के लिए करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन अब झील सीवर के पानी से भरने लगी है, जिससे कि बीमारियों का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल की सूखाताल झील अब सीवर के पानी से भरने लगी है। आसपास का सीवर झील में जा रहा है तो संकट अब इस झील पर भी बन रहा है। इस झील से नैनीताल की नैनी झील को 40% पानी मिलता है, तो यहाँ से ही बोरिंग से पानी निकालकर घरों में आपूर्ति की जाती है। कचरे और सीवर से सनी इस झील से सूखाताल में दुर्गंध फैल रही है, तो बीमारियों का खतरा भी बन रहा है। अब आप देखिए, सारा जो है जितना भी सीवर है वो बहकर आ रहा है और एक झील के रूप में परिवर्तित हो गया। आसपास में हजारों की आबादी है, जो अब गर्मी का सीजन है, आप खुद यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी देखिए कैसा सड़ रहा है और इससे बीमारी की पूरी संभावना है, 100% संभावना है। दरअसल सूखाताल झील का सौंदर्यीकरण कुमाऊं मंडल विकास निगम ने 27 करोड़ से शुरू किया था, लेकिन जिम्मेदार विभागों से अनुमति नहीं होने पर हाईकोर्ट ने काम पर ही रोक लगा दी। सूखाताल झील में जो काम अभी रुका था माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में, उसमें प्राधिकरण की ओर से एक एप्लीकेशन हम लोग माननीय न्यायालय में लगा रहे हैं विभिन्न तथ्यों को रखते हुए, ताकि जो 80% काम हो गया था उसको हम लोग कंप्लीट करवा दें और भविष्य में उसमें किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन ना हो और उसको वेटलैंड के रूप में प्रिजर्व किया जा सके। बहरहाल ये सूखाताल की सीवर वाली झील नैनीताल झील की लाइफलाइन है और पहले बिना एनओसी के काम, फिर सीवर में समा रही झील उन अधिकारियों पर भी सवाल उठा रही है जिसके लिए ये जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
जैसे ही हाईवे से गुजर रही गाड़ी आयरिश पुल के पास में पहुंची, तभी गाड़ी के बोनट में अचानक से आग लग गई। गाड़ी में आग लगी देखकर ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी और भागकर अपनी जान बचाई। गाड़ी में आग लगने की सूचना फायर विभाग को दी गई, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर कंट्रोल किया गया। कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। नैनीताल के कैची धाम ने देश के बड़े आस्था के केंद्र के तौर पर पहचान बनाई है। हजारों लोग रोजाना बाबा के दरबार में आ रहे हैं, तो अब चुनौती 15 जून के लिए क्राउड मैनेजमेंट की होने लगी है, क्योंकि इस खास दिन लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र कैची धाम में मेले की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर प्रबंधन से लेकर प्रशासन तक 15 जून को होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए जुटा है, तो भीड़ मैनेजमेंट के लिए अभी से चुनौती बनी है। स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए कैची धाम 0 जोन ही रहेगा, तो शटल सेवा से श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। श्रद्धालुओं को दर्शन में दिक्कत ना हो, इस पर प्रशासन का पूरा फोकस है। और शटल सेवा का प्रावधान रहता है। भवाली पर गाड़ियों को रोककर शटल सेवा के माध्यम से भेजा जाता है। जो कैची धाम के बाईपास बन रहे हैं, उसमें से एक बाईपास को हम लोग पार्किंग और लाइट व्हीकल के मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। दूसरे बाईपास का जो थ्रू नहीं है, उसको हम लोग पार्किंग के स्पेस के रूप। हर साल 15 जून को कैची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख पार होने की उम्मीद है। स्थापना दिवस के मौके पर देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त कैची धाम पहुंचते हैं। और मंदिर प्रबंधन को भी प्रसाद आदि की व्यवस्था में भी और अभी कई बार तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस बार पर्यटक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और छोटी पार्किंग की पार्किंग की अवस्था अभी भी है, और मंदिर प्रशासन को भी मंदिर के अंदर की व्यवस्थाओं को लेकर, कई पार्किंग व्यवस्थाओं को लेकर और प्रसाद वितरण को लेकर व्यवस्थाओं को बढ़ाना होगा, क्योंकि बहरहाल ये जाहिर है कि मौका कैची धाम के स्थापना दिवस का है, तो लाखों लोग भी पहुंचेंगे। अगर समय रहते इंतजाम पूरे कर लिए जाएं, तो श्रद्धालुओं को दिक्कतें नहीं होंगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें। रामनगर फलपट्टी क्षेत्र में बिना मंजूरी के आम और लीची के सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं। प्रशासन ने जांच के बाद में केस दर्ज करने की बात कही। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल संकट को लेकर लोगों ने शहीदी स्थल पर धरना दिया। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार हरिद्वार में हिंदी पत्रकारिता दिवस समारोह में शामिल हुए। बागेश्वर में कांडा काफलीगैर के जंगलों में फिर से आग लग गई है। वन विभाग ने आग पर कंट्रोल करने का दावा किया। अल्मोड़ा में हवालबाग के जंगलों में फिर से आग लग गई है। स्थानीय लोगों ने आग पर कंट्रोल किया। उत्तरकाशी के पास में बड़ा हाट और मुखेम रेंज के जंगलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कि चारों तरफ आग से धुएं के गुबार देखे गए। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पौड़ी कैंपस में डामरीकरण को लेकर 2 छात्र गुटों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों ने पुलिस से शिकायत की। केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड और यात्रा रूट पर पानी की समस्या बढ़ गई है। जल संस्थान ने इसे ठीक किया है। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के लिए अल्मोड़ा में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली हैं। चमोली में काउंटिंग के लिए प्रशासन ने कर्मचारी को ट्रेनिंग दी है।